गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में चीन का संविधान पढ़ रहे थे और चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को हमने पढ़ा था कि 1982 का जो वर्तमान चीनी जनवादी गणराज्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे कि चीन में बहुराष्ट्रीय राज्य है, चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है और चीन में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो है इसकी प्रमुख विशेषता है संविधान की कि यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार उत्पादन के साधनों पर समाजवादी प्रकृति के सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था की गई है। तो देखिए वही मार्क्स का जो सिद्धांत था कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की बात मार्क्स करता है और चीनी संविधान इसी बात पर उत्पादन के साधनों पर जो है सार्वजनिक स्वामित्व को जो है ये इस बात पर बल देता है कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। तो इस प्रकार चीन का संविधान जो है समाजवादी आर्थिक व्यवस्था पर पूर्णतः बल देता है और यहाँ पर समाजवादी प्रकृति के अनुसार ही सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था संविधान में की गई है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है समाजवादी व्यवस्था का आधुनिकीकरण। समाजवादी व्यवस्था का आधुनिकीकरण। देखिए समाजवादी व्यवस्था का आधुनिकीकरण की बात की गई है कि किस प्रकार आर्थिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण का मतलब इसमें सम्मिलित है। तो देखिए हम समाजवादी व्यवस्था का आधुनिकीकरण का अर्थ है समाजवादी व्यवस्था के आधुनिकीकरण का अर्थ है उसके सामाजिक व आर्थिक दोनों क्षेत्रों का आधुनिकीकरण। कि सामाजिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण का मतलब है सामाजिक व आर्थिक दोनों क्षेत्रों का आधुनिकीकरण, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण का मतलब है उद्योग, कृषि, रक्षा आदि में तकनीकी ज्ञान पर आधारित जो है उन्नति की जाए, विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी पर आधारित जो है तरक्की की बात की जाती है और सामाजिक जो है आधुनिकीकरण का मतलब है कि समाज में रहन सहन का तरीका उच्च स्तर का हो और उसमें लोगों का किस प्रकार का हम देखते हैं रहन सहन और किस प्रकार लोगों की संस्कृति जो है वो उच्च दर्जे की हो। तो इस प्रकार से समाजवादी आधुनिकीकरण का अंतिम उद्देश्य है कि चीन में ऊंचे दर्जे की जो है संस्कृति को उन्नत करना। तो इस प्रकार हम समाजवादी व्यवस्था का आधुनिकीकरण से हमारा तात्पर्य है
सामाजिक व आर्थिक दोनों क्षेत्रों का आधुनिकीकरण इसमें शामिल है। इसमें शामिल है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, अगली विशेषता किस प्रकार की है। तो देखिए, अगली विशेषता हम देखते हैं, तो देखिए अगली विशेषता है संवैधानिक विधि मौलिक एवं सर्वोच्च। संवैधानिक विधि मौलिक एवं सर्वोच्च। तो देखिए, संविधान को सर्वोच्च माना गया है कि संविधान 1982 के चीनी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान राज्य की मौलिक विधि है। तो देखिए, वर्तमान चीनी संविधान इस बात पर मानता है कि संविधान को जो है प्रमुख माना गया है और इस प्रकार संविधान को समस्त कानूनी शक्तियों का स्रोत माना गया है। संविधान को समस्त कानूनी शक्तियों का स्रोत माना गया है कि संविधान सर्वोच्च है और संविधान की सर्वोच्चता इस बात से स्पष्ट है कि संविधान राज्य की मौलिक विधि है और सभी कानूनी शक्तियों का स्रोत संविधान को ही माना गया है। तो वर्तमान में जो चीनी जनवादी गणराज्य है उसमें संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविधान सर्वोच्च विधि है और संविधान समस्त कानूनी शक्तियों का क्या है, स्रोत है। तो इस प्रकार
वर्तमान चीनी संविधान जो है उसमें चीनी जनवादी गणतंत्र का मौलिक जो है आधार वो है विधि के सर्वोच्चता को स्वीकारा गया है कि विधि के साथ ही सर्वोच्च विधि भी है। तो देखिए संविधान को सर्वोच्च विधि के रूप में स्वीकारा गया है कि संविधान सर्वोच्च है और विधि के अनुरूप ही जो है शासन व्यवस्था संचालित होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीनी जनवादी गणराज्य में संविधान सर्वोच्च है और किस प्रकार उसमें विधि की सर्वोच्चता को भी स्वीकारा गया है। अब हम अगली विशेषता देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। अगली विशेषता है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। तो देखिए 1982 के वर्तमान संविधान द्वारा चीन के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदों की पुनर्स्थापना की गई है। पुनर्स्थापना की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है तथा उसका कार्यकाल भी उसी के समान 5 वर्ष का है। तो देखिए वर्तमान चीनी संविधान ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद की पुनर्स्थापना की गई है कि 1954 के संविधान के अंतर्गत चेयरमैन की स्थापना की गई थी, लेकिन 1982 के वर्तमान संविधान द्वारा जो पुराने पदों का अंत कर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के नए पदों का सृजन किया गया और ये वहां पर राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है और उसका कार्यकाल उसी के समान 5 वर्ष का है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीनी संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है। अगला है राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति। तो देखिए
1982 के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति का स्थायी समिति का चीन की प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए चीन के संविधान में राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति जो है वो चीन की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय स्थान रखती है, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और हम देखते हैं किस प्रकार से यह प्रशासनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक पूरा करती है। तो देखिए हम देखते हैं कि केंद्रीय शासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को केंद्रीय शासन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान ने स्थायी समिति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग घोषित किया है, तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की प्रशासनिक व्यवस्था में इसका केंद्रीय महत्व है और केंद्रीय शासन ने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान ने स्थायी समिति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग घोषित किया है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग स्थायी समिति है और राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि वर्तमान चीनी संविधान में राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति पर पूर्णतः निर्भर है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन वह स्थायी समिति के द्वारा ही संपन्न करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में चीनी संविधान में ये स्पष्ट रूप से हमें ये देखने को मिलता है कि वर्तमान चीनी संविधान में जो स्थायी समिति है वो राष्ट्रीय जन कांग्रेस का स्थायी अंग है और राष्ट्रीय जन कांग्रेस स्थायी समिति के द्वारा ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है। तो हम देखते हैं कि अगला विशेषता है कि न्यायपालिका की कमजोर स्थिति। तो देखिए
अगली विशेषता हम देखते हैं चीन के संविधान की। तो देखिए अगली विशेषता है न्यायपालिका की कमजोर स्थिति। तो देखिए, सॉरी 14 पॉइंट है। हम देखते हैं कि उदारवादी लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका न्यायपालिका का गठन गठन स्वतंत्रता स्वतंत्रता सर्वोच्चता एवं निष्पक्षता के आधारों पर किया जाता है। के सिद्धांतों के निष्पक्षता के सिद्धांतों के निष्पक्षता के सिद्धांतों के आधारों पर किया जाता है। लेकिन साम्यवादी चीन में ऐसा नहीं है। साम्यवादी चीन में ऐसा नहीं है। साम्यवादी संविधान की परंपरा के अनुसार
साम्यवादी सिद्धांत की परंपरा के अनुसार चीन में न्यायपालिका प्रशासन के एक अंग के रूप में कार्य करती है। चीन में न्यायपालिका को न तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और न संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का सिद्धांत नहीं है। चीन में न्यायपालिका का गठन साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार किया गया है और साम्यवादी जो दर्शन है उसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर न्यायपालिका प्रशासन के एक अंग के रूप में है। न्यायपालिका न तो संविधान की व्याख्या कर सकती है और न ही संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने को उसको अधिकार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं चीन में न्यायपालिका की स्थिति बहुत ही कमजोर है। अब अगला है विशेषता, केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना। केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना तो देखिए 1982 के वर्तमान चीनी संविधान में पहली बार एक केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है। एक केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना की गई है जिसमें कि हम देखते हैं कि जो अपने कार्यों एवं शक्तियों की दृष्टि से एवं शक्तियों की दृष्टि से एक अनोखी संस्था है।
एक अनोखी संस्था है। तो देखिए, केंद्रीय सैनिक आयोग एक अलग विशेषता है चीनी संविधान की, और इसमें हम देखते हैं कि केंद्रीय सैनिक आयोग का चेयरमैन ही चीन का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो इस प्रकार देखिए, वर्तमान चीनी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का हमने वर्णन किया, किस प्रकार से 1982 में चीनी संविधान लागू किया गया, और आज चीन में जो है देखते हैं कि हम किस प्रकार वहां पर किस प्रकार समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की गई है, और इस प्रकार हम चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार करते हैं।